से लगातार बीजेपी ऐसे कानून लेके आई है और झुकी नहीं है। वो किसी बात के लिए झुकी नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन ने मजबूर किया है उनको झुकने के लिए। आज के जो इस वीडियो में है वह अब हम बात करेंगे किसान का जो फार्म तीनों बिल थे उसे रिपील कर लिया गया है, वापस ले लिया गया है। ये प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर इसके बारे में बोला कि जो वो तीनों कानून को वापस लेंगे। वो समझाने में किसानों को असमर्थ रहे, नहीं समझा पाए, अपनी बात को नहीं रख पाए, ऐसा उन्होंने कहा है और वो मैं आपका आगे सुनाऊंगा। ऐसा तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें कोई मैं खुद नहीं ज़्यादा डिटेलिंग करने वाला हूँ और ऐसे मुझे लगता नहीं है कि इस वीडियो पे वैसे कुछ खास क्लिक होने वाले हैं, और होते भी हैं तो देखिए ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। और इतना मैं बस डालना करना चाहता हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ। ऐसे कुछ आपको काम है तो आप छोड़ मैंने काम ही होगा, आप छोड़ सकते हैं इस वीडियो को, बस ऐसे। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा। देखिए, किसान का जो तीनों बिल अभी वापस ले लिया गया है, इसमें दो धारा बटा हुआ है। कुछ जो मैंने बीजेपी को जो है सपोर्ट करती थी, हाँ ठीक है, अच्छा किया है। और कुछ धारा है जो नहीं सपोर्ट करती है, ये है, मैंने ये होता ही रहता है हमेशा। और कुछ का कहना है जी ये कानून उतना भी ख़राब नहीं है जितना बोला जा रहा है, बताया जा रहा है। इसमें कुछ बदलाव करके, कुछ सुधार करके जो है इसे अच्छा बेहतर बनाया जा सकता था। और अभी बस डर एक ही बात का है, जैसे कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म हमारे देश में जो है वो होना बहुत ज़रूरी था। और मैंने जैसा भी अच्छा तरीक़ा से एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो है होना ज़रूरी था। अब कहीं अब ये तीनों वापस ले लिएगा, इसके चक्कर में कहीं एग्रीकल्चर रिफॉर्म ही बनना, मैंने अब इस एग्रीकल्चर को सुधारने का कुछ बंद ही ना हो जाए, कुछ ऐसा, ये सब थोड़ा सा डर का बात हो जाता है। और बाकी का ये जो बात होता है, देखिए जैसे कि मोदी ने जो है अभी तीनों कानून वापस ले, लगभग साल भर से ज़्यादा का समय हो गया। अब अगर ले लिया तो इतना समय क्यों लगाया, और जितना समय लगाया फिर अभी एक साल बाद बोल रहे वापस ले रहे। इतने में वो किसान लोग जो है अपना कितना कर रहे थे, कितना मेहनत किए, तपस्या किए, एक तरह से बहुत ये किए, कईयों की जाने गए, अपना बहुत कुछ हुआ इतने सालों में। अब मतलब थोड़ा सा तो सोचने पे मजबूर हो ही जाता है आदमी। खैर, वो सब अपनी बात होती है। तो अब इसमें जो है कुछ लोग जो पहले सपोर्ट करते थे किसान कानून जो आए थे तीनों लॉ, तो उसको सपोर्ट करते थे, वो लोग भी, कुछ लोग नाराज़ हो गए हैं क्यों वापस ले लिया। अब ठीक है, वो सब अब देखिए, सब कुछ का आरोप ये भी है कि जब ये इलेक्शन के प्रति जो है ज़्यादा इलेक्शन सब होने वाले हैं, तो अभी जो है वापस लेना ही सत्ता के लिए ज़रूरी था। अब अलग अलग जितने लोग उतने मत हमेशा होते आया है। खैर, मैं और इसके बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके होंगे, बहुत कुछ देख चुके, क्योंकि ये एकदम हॉट टॉपिक है। तो अब आने वाले जो है कुछ इसमें जो है, जैसे कि मैं अब मोदी जी ने क्या कहा, पहले वो क्या कहे थे, पूरी बात उनकी क्या है, कुछ अलग अलग जो है। और ये सब मैं इस वीडियो के साथ बड़ा इसलिए कर रहा हूँ, क्या है ना, वो मुझे मिला है रीयूज़ का वीडियो किया जा सकता है कॉमन लाइसेंस के साथ, तो वो सब थोड़ा करके मैं अपने तरफ से अब खुद को बेटर करने के लिए ट्रायल एंड एरर चल रहा है। तो ये सब कर रहा हूँ। और आने वाले आगे जो वीडियो उसमें हाँ, वो अभिषेक शर्मा जी जो है वो भी अपना, वो तो एगेंस्ट में ही बोलते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी के एगेंस्ट में। और भी कुछ एक्सपर्ट की बात है, कुछ का ये कहना है जो उसमें बताया गया कि ये जो बिल था उसमें सिर्फ जो है जो हाई क्लास लोग थे, रिच पीपल, सिर्फ बिजनेसमैन, उन्हीं को सिर्फ फ़ायदा पहुंच सकता था। तो ये सब अपनी अलग अलग कुछ एक्सपर्टीज़ की बातें हैं। और सदगुरु जी जो है वो उनका भी
मत था इस तीनों बिल पे, तो वो सब भी अलग अलग मिला के ये आने वाले होंगे। तो आप चाहें तो देख सकते हैं, चाहे तो नहीं देख सकते हैं, वो बिल्कुल आपकी मर्जी होती है। ऐसे मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आप शॉर्ट में अगर जान सकते हैं। तो चलिए इसके आगे मैं आपको ये बताता हूँ, दिखाता हूँ, मतलब आज जो मोदी जी जो है वो तीनों कानून को रिपील करने के लिए क्या क्या कहे नहीं कहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के मैं नहीं कहूँगा कि बने ही रहें, आपकी मर्जी। तो ठीक है। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए
एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, बहुत पुरानी कहावत है कि संगठन में शक्ति होती है। कृषि सुधार से जुड़ा दूसरा कानून इसी से प्रेरित है। आज हमारे यहाँ 85% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जो बहुत थोड़ी सी जमीन उनके पास है। किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 1 हेक्टर, किसी के पास 2 हेक्टर, सब छोटे किसान हैं। छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा करता है। इस वजह से इनका खर्च भी बढ़ जाता है और उन्हें अपनी थोड़ी सी उपज बेचने पर सही कीमत भी नहीं मिलती है। लेकिन जब किसी क्षेत्र के ऐसे किसान अगर एक संगठन बनाकर यही काम करते हैं तो उनका खर्च भी कम होता है और सही कीमत भी सुनिश्चित होती है। बाहर से आए खरीदार इन संगठनों से बाकायदा समझौता करके सीधे उनकी उपज खरीद सकते हैं। ऐसे में किसानों के हितों की रक्षा के लिए ही दूसरा कानून बनाया गया है। एक ऐसा अनोखा कानून है जहां किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। किसान के खेत की सुरक्षा, उसकी जमीन की मालिकी की सुरक्षा, किसान को अच्छे बीज, किसान को अच्छी खाद, सभी की जिम्मेदारी जो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस खरीदार की होगी। किसान से जो समझौता करेगा उस समझौता करने वाले की होगी। साथियों, इन सुधारों से कृषि में निवेश बढ़ेगा, किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलेगी, किसानों के उत्पाद और आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे। मुझे बताया गया है कि यहां बिहार में हाल ही में 5 कृषि उत्पादक संघों ने मिलकर चावल बेचने वाली एक बहुत मशहूर कंपनी के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत 4000 टन धान वो कंपनी बिहार के इन एफपीओ से खरीदेगी। अब इन एफपीओ से जुड़े किसानों को मंडी नहीं जाना पड़ेगा। उनकी उपज अब सीधे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचेगी। साफ है कि इन सुधारों के बाद खेती से जुड़े बहुत सारे छोटे बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ा मार्ग खुलेगा। ग्रामीण उद्योगों की ओर देश आगे बढ़ेगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई नौजवान एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। वो चिप्स की फैक्ट्री ही खोलना चाहता है। अभी तक ज्यादातर जगह होता यह था कि पहले उसे मंडी में जाकर आलू खरीदने होते थे, फिर वो अपना काम शुरू कर पाता था। लेकिन अब वो नौजवान जो नए नए सपने लेकर के आया है, वो सीधे गांव के किसान के पास जाकर उससे आलू के लिए समझौता कर सकेगा। वो किसान को बताएगा कि मुझे इस क्वालिटी का आलू चाहिए, इतना आलू चाहिए। वो किसान को अच्छी क्वालिटी के आलू पैदा करने में हर तरह की तकनीकी सहायता भी करेगा। साथियों, इस तरह के समझौतों का एक और पहलू है। आपने ये देखा होगा कि जहां डेयरी होती है वहां आसपास के पशुपालकों को दूध बेचने में आसानी तो होती है। डेयरियां भी पशुपालकों का, उनके पशुओं का ध्यान रखती है। पशुओं का सही समय पर टीकाकरण हो, उनके लिए सही तरह के शेड बने, पशुओं को अच्छा आहार मिले, पशु बीमार हो जाए तो उनका डॉक्टर पहुंच जाए।
और मैं तो गुजरात में रहा हूं, मैंने देखा है डेयरी कैसे पशुओं को संभालती है। बड़ी डेयरी दूध उत्पादक उन तक जाकर के किसानों की मदद करती है। और इन सब के बाद भी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये जो दूध खरीदने का काम है वो तो डेयरी कर लेती है, लेकिन पशु का मालिक तो पशुपालक या किसान ही रहता है। पशु का मालिक कोई और नहीं बनता है। वैसे ही जमीन का मालिक किसान ही रहेगा। ऐसे ही बदलाव अब खेती में भी होने का मार्ग खुल गया है। साथियों, ये भी जग जाहिर रहा है कि कृषि व्यापार करने वाले हमारे साथियों के सामने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कुछ प्रावधान हमेशा आड़े आते रहे हैं। बदलते हुए समय में इसमें भी बदलाव किया है। दालें, आलू, खाद्य तेल, प्याज जैसी चीजें अब इस एक्ट के दायरे से बाहर कर दी गई है। अब देश के किसान बड़े बड़े स्टोर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में इनका आसानी से भंडारण कर पाएंगे। जब भंडारण से जुड़ी कानूनी दिक्कतें दूर होगी तो हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज का भी नेटवर्क और विकसित होगा, उसका और विस्तार होगा। नमस्कार, बोल क्लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। तो जिस मोदी सरकार को सिर्फ चुनाव की भाषा समझ आती हो, जिस मोदी सरकार को सिर्फ वोटों की भाषा समझ आती हो, आज का यह फैसला हमें अचरज में नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, पूरी क्रोनोलॉजी देखिए दोस्तों। उपचुनावों में इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ता है, पेट्रोल के दाम गिरा देते हैं। उसके बाद अब पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से जो इन्हें खबरें आ रही हैं वो इतनी चिंताजनक हैं कि मोदी सरकार को आखिरकार किसान जो 3 कानून थे उन्हें निरस्त करना पड़ा है, उन्हें हटाना पड़ा है। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल क्लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। अगर आपको समझना है किसान के इस वक्त के मूड को तो सुनिए ये किसान क्या कह रहा है। ये किसान कह रहा है कि देखिए, अभी तो इन्हें संसद में इसे हटाना है। जिस तरीके से इन्होंने संसद में इन 3 कानूनों को ठूसा था, अभी तो वहां से हटाया जाना है। नंबर 1, हम शुक्रिया अदा करते हैं मोदी सरकार का कि इन्होंने कम से कम हमें किसान तो कहा, क्योंकि इससे पहले ये लोग इन्हें क्या कह रहे थे? आतंकवादी, नक्सली, देशद्रोही। सुनिए किसान क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी चीजें बहुत बार बोली हैं, इसलिए अभी ऐसे घर नहीं जाया जाता। अभी तो सिर्फ बयान दिया है, पार्लियामेंट के पटल से कानून वापस होंगे, एमएसपी की कानून लगेगी और जितने मुकदमे किसानों पे आंदोलन पीरियड में लगे उन पे सब पे जब चर्चा होगी तब जाके अभी संयुक्त मोर्चा का फैसला होगा, तब जाके किसान संतुष्ट होगा। अभी सिर्फ हमें सर्टिफिकेट मिला है कि हम किसान हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, ये सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री ने दिया। उसके लिए हमें यह है कि एक प्रधानमंत्री ने मान लिया कि मैं देश का किसान हूँ, मैं राष्ट्र का किसान हूँ, मैं राष्ट्रभक्त हूँ, बस इतनी। और यही बात राकेश टिकैत के रवैये से भी झलक रही है दोस्तों। उन्होंने क्या बयान दिया है आपके स्क्रीन पर। आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है,
उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। साफ है किसान। दोस्तों, इस किसान ने बता दिया है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। चाहे सामने आपका जो भी दमनकारी हो, अत्याचारी हो, आपको बदनाम किया जाएगा, वो डिगा रहा, वो टिका रहा। और अब उनका पालतू मीडिया जो पहले 3 कानूनों के फायदे गिनाने से नहीं थकता था, किसानों को आतंकवादी बताता था, वो अब नया स्पिन दे रहे हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से झुके, किस तरह से अहंकार टूटा, वो लम्हा देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से आज सुबह 9 बजे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन पर यह फैसला लिया। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, विपक्ष को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? अमीरों की भाजपा ने भूमि अधिग्रहण व काले कानूनों से गरीबों किसानों को ठगना चाहा, कील लगाई, बाल खींचते कार्टून बनाए, जीप चढ़ाई, लेकिन सपा की पूर्वांचल की विजय यात्रा के जन समर्थन से डरकर काले कानून वापस ले ही लिए। भाजपा बताए सैकड़ों किसानों की मौत के दोषियों को सजा कब मिलेगी? अखिलेश यादव एक अहम सवाल उठा रहे हैं, 2 मुद्दे उठा रहे हैं। पहली बार जो उनकी पूर्वांचल में जो रोड शो हुआ है दोस्तों, उससे बीजेपी बुरी तरह से हिल गई है और यही वजह है कि आज उन्होंने यह फैसला किया। ऊपर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनके विधायकों का घुसना मुश्किल हो रहा है दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में। यही वजह है कि उन्होंने यह फैसला किया। और सबसे बड़ा फैसला जो अब बताना पड़ेगा इस सरकार को कि आपके मंत्रालय में जो अभी भी अजय मिश्रा बैठे हुए हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिनका नाम एफआईआर में है, जिनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने किसानों को लखीमपुर में कुचल दिया, आखिर आप उन्हें मंत्रालय से कब हटाने वाले हैं? क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी आपके स्क्रीन पर? 600 से अधिक किसानों की शहादत, 300 से 50 अधिक दिन का संघर्ष। मोदी जी, आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला, आपको कोई परवाह नहीं थी। आपकी पार्टी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे, उपद्रवी कहा। आपने खुद आंदोलन जीवी बोला, उन पर लाठियां बरसाईं, उन्हें गिरफ्तार किया। अब चुनाव में हार दिखने लगी तो आपको अचानक इस देश की सच्चाई समझ में आने लगी कि यह देश किसानों ने बनाया है, यह देश किसानों का है, किसान ही इस देश का सच्चा रखवाला है और कोई सरकार किसानों के हित को कुचलकर इस देश को नहीं चला सकती। आगे प्रियंका क्या कह रही हैं? आपकी नीयत और आपके बदलते हुए रुख पर विश्वास करना मुश्किल है। किसानों की सदैव जीत होगी। जय जवान, जय किसान, जय भारत। सच है दोस्तों, और हमें नहीं भूलना चाहिए, जिस राहुल गांधी का पूरे भाजपा प्रचार तंत्र ने मजाक उड़ाया, उन्होंने आज से 1 साल पहले कहा था, जिस शख्स का आपने मजाक उड़ाया उस शख्स ने कहा था कि इस सरकार को यह काले कानून तो हटाना ही पड़ेगा। क्या कहा था राहुल गांधी ने? आइए सुनते हैं। I am very, very proud of what the farmers are doing, and I fully support the farmers, and I will continue to stand with them. I raised their issue in a yatra in Punjab, and we will continue to do it. Mark my words, take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. Thank you. और दोस्तों, अब इनका जो पालतू मीडिया है वो स्पिन दे रहा है आपके सामने। अंबानी के न्यूज चैनल के 2 जो हैं नगीने, ये क्या कह रहे हैं देखिए। गवर्नमेंट सोर्सेस सेज मोदी हैज चोजन नेशनल इंटरेस्ट ओवर पर्सनल इंटरेस्ट एंड पार्टी इंटरेस्ट बाय रिपीलिंग द 3 फार्म लॉज, पॉइंट्स आउट हाउ एम इज टू नॉट anti-national elements take advantage of the situation who want to create fissures between communities.
ये कह रहे हैं मान्यवर कि इसके पीछे की जो वजह यह है कि सरकार नहीं चाहती कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इस आंदोलन का फायदा उठाएं। अब तक तो आप देश को ये बता रहे थे कि इन कानूनों से देश को कितना फायदा है। हाँ, अब आपको देशद्रोही भी दिखाई देने लग गए इसमें, यानी कि उस वक्त भी देशद्रोही, अब भी देशद्रोही। ये दूसरा जो है आइटम, किसान बिल से पहले देश बचाना जरूरी था, आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी गैंग जो देश विरोधी एजेंडा चला रहा था वो दुकान आज बंद हुई। किसान बिलों को वापस लेने के फैसले से सबसे ज्यादा मायूस शायद आज खुद पीएम होंगे, लेकिन उन्होंने देश न झुके इसलिए खुद झुकना सही समझा। इतने चाटुकार हैं दोस्तों ये पत्रकार, इतने चाटुकार हैं कि कोई हद नहीं है दोस्तों। इन बेशर्मों को समझ नहीं आती कि तुमने पिछले 1 साल से किसानों को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चलाया, उसे देशद्रोही बताया। मैं आज चैलेंज करता हूं अब अंबानी के इस न्यूज चैनल को, क्या तुम में हिम्मत है यह खबर चलाने की कि आंदोलन जीवी और आतंकवादियों के सामने मोदी सरकार झुके? और मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं, क्योंकि इसी मोदी सरकार के तमाम लोगों ने इनको आतंकवादी बताया। आंदोलन जीवी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया ना, बताया कि नहीं? दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मैंने आपके सामने किसान आंदोलन की बारीकियों को पिछले 1 साल से पेश किया है। आज मैं एक एक करके आप उसकी झलक बताना चाहता हूं, और इस झलक को बतलाने का मकसद यह है कि किस तरह से किसान ने यह लड़ाई लड़ी। सबसे पहले देखिए दोस्तों, किस तरह से किसानों ने इस सरकार की कमजोर नब्ज पर निशाना साधा। अडानी, अंबानी और अनिल अंबानी तीनों को किस तरह से टारगेट किया था, और यह सरकार की कमजोर नब्ज थी। देखिए आज से 1 साल पहले मेरा यह शो इस सरकार का एक चिरपरिचित अंदाज रहा है। आपके स्क्रीन पर त्वरित अंदाज में आपको बतलाऊंगा कि हर कोई गुमराह है जो कि बीजेपी के खिलाफ जो है स्टैंड लेता है। मसलन जब नोटबंदी को लेकर बात आई थी, जिसके चलते पूरे देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी हो गई, उसको लेकर क्या कहा था प्रधानमंत्री ने कि विपक्ष जो है वो लोगों को गुमराह कर रहा है। जीएसटी को लेकर आपके स्क्रीन पर विपक्ष जो है लोगों को गुमराह कर रहा है। नागरिकता बिल पर, सीए पर, यहां पर गुमराह किया जा रहा है मुसलमानों को। बात यहां नहीं रुकती, और 1 रैंक 1 पेंशन पर विपक्ष सेना को गुमराह कर रहा है। अरे भाई, पूरा प्रोपेगेंडा तंत्र आपके साथ है, बावजूद इसके किसान गुमराह हो रहा है। 24 घंटे न्यूज चैनल्स में विपक्ष को गाली दी जाती है, उन्हें एंटी नेशनल बताया जाता है, और आप जो हैं राष्ट्रवादी हैं, बावजूद इसके गुमराह जो है वो किसानों को विपक्ष कर रहा है। इसका मतलब मीडिया ने जो आपको इतने बड़े आसमान तक पहुंचा दिया, इस तमाम मेहनत के बावजूद, इस सुपारी के बावजूद किसानों को आप पर एतबार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके कामकाज में कहीं ना कहीं कमी है। मगर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि वजह क्या है, आखिर वजह क्या है कि इन 3 चेहरों को निशाना बनाया जा रहा है, अडानी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। मैंने कहा कि कहीं ना कहीं किसान ने सरकार की कमजोर नब्ज को पकड़ लिया है, और क्यों मैं आपको बतलाता हूं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मुकेश अंबानी की, और उसके लिए हाल ही में छपी द वायर की इस रिपोर्ट, रोहिणी सिंह द वायर की इस रिपोर्ट पर आपको गौर करना पड़ेगा। रिपोर्ट क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर? पीटर मुखर्जी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय को बताया था मुकेश अंबानी परिवार के पास था आईएनएक्स मीडिया का स्वामित्व। यह खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। साल 2018 में ईडी को दिए गए एक चौंकाने वाले बयान में आईएनएक्स मामले के मुख्य आरोपी और पूर्व टीवी एग्जीक्यूटिव पीटर मुखर्जी ने दावा किया कि घूसखोरी कांड के केंद्र में रही आईएनएक्स मीडिया का स्वामित्व मुकेश अंबानी और उनके परिवार और दोस्तों के पास है। मुखर्जी उस मामले में आरोपी हैं जिसमें पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति पीटर और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर जेल भेजे गए हैं। पीटर ने ईडी को यह भी बताया कि अंबानी चिदंबरम और उनके बेटे के साथ सीधे संपर्क में थे और उनकी रिलायंस के साथ उनकी दैनिक सौदेबाजी और उनके एग्जीक्यूटिव के द्वारा हुआ करती थी। यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने क्या कहा कि चिदंबरम ने रिश्वत ली। अब पीटर मुखर्जी, वायर की इस रिपोर्ट के मुताबिक पीटर मुखर्जी यह भी कह रहे हैं कि चिदंबरम का लगातार संपर्क बना हुआ था मुकेश अंबानी के साथ।
तो सवाल यहां पर यह है कि अगर रिश्वत लेना गुनाह है तो क्या देना गुनाह नहीं है? या फिर 2014 के बाद मायने ही बदल गए रिश्वत लेने देने के? यह बात किसी और ने नहीं, वायर की इस रिपोर्ट के मुताबिक पीटर मुखर्जी ने ईडी को दिए थे। तो ईडी ने आखिर मुकेश अंबानी साहब को क्यों नहीं बुलाया? और यही इस बात का प्रमाण है कि मुकेश अंबानी का रुतबा जो है वो बहुत ऊंचा है। और यही नहीं, साल 2019 की फोर्ब्स की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर दोस्तों, फोर्ब्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की नेट वर्थ 51.4 अरब डॉलर यानी 3.7 लाख करोड़ रुपया। दूसरे स्थान पर गौतम अडानी, जिनकी संपत्ति की कीमत है 15.7 अरब। और क्या आप जानते हैं कि फोर्ब्स की रिपोर्ट यह भी बता रही थी कि इन दोनों की जो नेट वर्थ है, यानी कि ये पिछले 5 सालों में इनकी जो संपत्ति है वो दुगनी हो गई है। इस देश में आप खुद जानते हैं कि इस देश का जो आम इंसान है पिछले 45 साल की सबसे खराब रोजगार को लेकर स्थिति का सामना कर रहा है। बेरोजगारी को लेकर 45 साल में सबसे खराब हालात हैं। यही नहीं, एक रिपोर्ट यह भी आई थी कि पिछले 45 सालों में जो गरीब है, गांव का रहने वाला, वो जरूरी चीजों पर कम खर्चा कर रहा है, सबसे कम खर्चा कर रहा है। मगर मुकेश अंबानी साहब हों या गौतम अडानी साहब हों, इन दोनों की जो आय है या जो उनकी संपत्ति है वो लगातार बढ़ रही है। किसान इस बात को देख रहा है। अब गौर किया जाए गौतम अडानी पर। अडानी साहब की बात पर गौर करने के लिए आपको रुख करना पड़ेगा इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट पे। यह खबर क्या कहती है दोस्तों? यह खबर यह कहती है कि भारतीय नेवी ने 45,000 करोड़ की एक परियोजनाओं को लेकर टेंडर जारी किए थे, बिड जारी किए थे। अडानी ग्रुप के पास इस मुद्दे को लेकर कोई तजुर्बा नहीं है, मगर उन्होंने इस मुद्दे में बिडिंग कर दी, दावा खेल दिया। आप बताइए ना, जिस चीज को लेकर आपके पास कोई तजुर्बा नहीं है, उस चीज को लेकर आप बिडिंग कर रहे हैं। यह इकोनॉमिक टाइम्स में मनु पब्बी की रिपोर्ट थी। बात यहां नहीं रुकती, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। गूगल पर जाइए और गूगल पर जाके सर्च कीजिए कि पिछले 5 सालों में हमारे देश में जो बंदरगाह हैं या एयरपोर्ट्स हैं, सबसे ज्यादा करार किस औद्योगिक समूह को दिए गए हैं? जवाब है अडानी साहब। जी हां, स्ट्रैटेजिक पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट से लेकर बहुत बड़ी तादाद में इन्हें हमारे जो हैं करार दिए गए हैं, चाहे स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स हों चाहे बंदरगाह। किसान इस बात को समझता है। अब गौर कीजिए दोस्तों इस तीसरे चेहरे पर, इनका नाम है अनिल अंबानी। क्या आप जानते हैं कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस का करार हुआ है रफाल समझौते में? अब इसको लेकर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा था कि जिस फ्रांसीसी कंपनी डासॉ का करार हुआ था भारत सरकार के साथ, उसे अपनी पार्टनर चुनने की आजादी नहीं थी और उस पर दबाव बनाया गया था कि वो अनिल अंबानी की कंपनी को चुने। यही नहीं, डासो ने अनिल अंबानी की एक इनएक्टिव फर्म में शेयर्स खरीदे, जिसके चलते उसे 284 करोड़ का फायदा हुआ था। फ्रांसवा ओलांद के मुताबिक, जो उन्होंने मीडिया पार्ट को इंटरव्यू दिया था, फ्रांसवा ओलांद के मुताबिक आजादी नहीं थी उनके पास, डासो के पास आजादी नहीं थी कि वो भारत में अपने साझेदार, अपने पार्टनर को खुद चुन सके। अब आपको बात समझ आई कि किसान इन 3 चेहरों को क्यों हमला कर रहा है? क्योंकि पिछले 5 सालों में इन 3 ताकतवर उद्योगपतियों पर एक तरह से कहा जा सकता है कि मोदी सरकार की पूरी छत्र छाया है। जी हां, पूरी छत्र छाया, और इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। यही वजह है दोस्तों, वो ये नारा लगा रहा है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, सरकार की असली मजबूरी, अडानी अंबानी जमाखोरी। तो एक तरफ किसान ये कर रहा था, दूसरी तरफ राकेश टिकैत। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों वो रात जब कुछ किसान लौटने लगे थे और राकेश टिकैत वहां पहुंचे, जब किसानों को बदनाम किया जा रहा था, जब किसानों के आंदोलन स्थल पर बीजेपी के नेता पहुंच के देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगा रहे थे। उस वक्त राकेश टिकैत के आंसुओं ने पूरी धारा बदल दी इस आंदोलन की। वो लम्हा याद है आपको? मैंने अपने शो में उठाया था, आइए देखते हैं।
कल जब किसान नेता राकेश टिकैत रो रहे थे अपने किसान भाई बंधुओं के लिए, तब तुम उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब भारतीय जनता पार्टी की प्रचार तंत्र उसका मजाक उड़ा रहा था। गोदी मीडिया के बिके हुए एंकर्स और पत्रकार उसका मजाक उड़ा रहे थे। तुम भूल गए कि जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी जैसा दंश देश के चेहरे पर मुंह मारा था और जब उनसे हालात नहीं संभल रहे थे, तब वो किस तरह से रो रहे थे। याद से कई सालों पहले मुझे याद है, सांसद योगी आदित्यनाथ, उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अपनी जान की दुहाई देते हुए संसद के अंदर रोए थे। और मैं नहीं भूला हूं क्योंकि उस वक्त संसद के अंदर मैं मौजूद था और मेरे होश उड़ गए थे कि एक सांसद इतना बेबस कैसे हो गया है कि अब वो रो रहा है, अपनी जान की गुहार लगा रहा है। वो राकेश टिकैत अपने लिए नहीं रो रहा था, वो अपने किसानों भाइयों के लिए रो रहा था। ये तुम कैसे भूल गए? सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि राकेश टिकैत की उस आवाज से किस तरह से पूरा खेल पलट गया। भारतीय जनता पार्टी और उसका बिका हुआ मीडिया, जिसने जो टारगेट किया था किसानों को, इस पूरे आंदोलन को शुरू से ही उससे बदनाम किया था, मगर उस एक लम्हे ने किस तरह से पूरे आंदोलन को पलट दिया। और आगे भी मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका क्या असर हुआ है। मगर सबसे पहले राकेश टिकैत का वो ऐतिहासिक लम्हा। बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। और आप जानते हैं मुझे राकेश टिकैत की सबसे अच्छी बात क्या लगी? जब उन्होंने कहा कि अगर हम पर पुलिस डंडे चलाती है तो ठीक है, पुलिस हम पर डंडे चलाए तो चलाए, मगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हम पर कैसे डंडे चला सकते हैं? राकेश टिकैत का यह डर था कि देर रात अगर हम वापस चले जाएंगे तो किस बात का भरोसा है, हमारी सुरक्षा को लेकर क्या भरोसा है, और मेरे जो किसान भाई बंधु जाएंगे उनकी सुरक्षा को लेकर क्या भरोसा है। क्योंकि आपको याद होगा कि हिंदू सेना के कई लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तक अपने समर्थकों के साथ सैकड़ों की तादाद में वहां पहुंच गए थे। आपको याद है, देश के गद्दारों को वो नारे फिर लगाए गए। देखिए, देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानो एक बार फिर शाहीन बाग, जेएनयू, जामिया उसका इतिहास दोहराना चाहते थे। इनकी भूख दोस्तों अभी तक नहीं मिटी है। शाहीन बाग में गोली प्रकरण हुआ था, जामिया के अंदर एक जो नाबालिग शख्स है उसने गोली चलाई थी। ये लोग हमारे समाज को क्या बना देना चाहते हैं भाई? और इस लिहाज से राकेश टिकैत ने जो बात कही ना, वो बहुत मायने रखती है। उन्होंने स्थानीय विधायक की शिकायत भी की है कि आखिर वो क्यों अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे, आखिर उनका इरादा क्या था। अरे इसी राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 में समर्थन दिया था, 2014 में समर्थन दिया था, और तुम अपने वोटर पर ही देशद्रोह का आरोप लगाने लगे, उसे ही बदनाम करने लगे। क्योंकि देखिए, लाल किले से पहले, लाल किले प्रकरण से पहले, 26 जनवरी से पहले बाकायदा राकेश टिकैत को टारगेट करने का एक पूरा षड्यंत्र रचा गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने यह तक कहा कि बेटा तू पहले बागपत तो पहुंचा, उसके बाद हम तुझे देखेंगे, या योगी जी तुम्हें देखेंगे उसके बाद। याद है वो आदमी, क्या नाम है उसका, युधिष्ठिर का उसने रोल प्ले किया था, गज्जू, हां, गजेंद्र चौहान। उसने बाकायदा ट्वीट किया था और उसकी तरह अन्य कई लोगों ने भी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सिर्फ हिंसा एकमात्र रास्ता है आपके पास? क्या संवाद नाम की कोई चीज नहीं सीखी आपने? संवाद को लेकर मेरी क्या राय है और मेरी क्या नसीहत मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। आज बोल के लब आजाद है तेरे में दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं और मेरे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट्स, क्योंकि इस वक्त सिंघू बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर में क्या हो रहा है, किसान के हौसले कैसे हैं, वो मैं आपको बतलाऊंगा। मगर उससे पहले मानो एक पूरी योजना के साथ पूरी जो गोदी मीडिया है वो शाम से तैयार होती है। किस तैयारी में? कि पुलिस जो है वो जोर लगाएगी, दबाव करेगी, और किसान जो हैं वो सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सब खाली करने पर मजबूर हो जाएंगे। और यही नहीं, क्योंकि जिस तरह का प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ चलाया गया था, कई लोग हताश होकर लौट भी गए थे।
मगर वो लम्हा जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मानो पूरा का पूरा खेल पलट गया। देखिए दोस्तों, किस तैयारी के साथ गोदी मीडिया उतरा था। आपकी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज का कार्यक्रम राकेश टिकैत की ड्रामा पॉलिटिक्स, यानी कि राकेश टिकैत रोएं तो ड्रामा पॉलिटिक्स, प्रधानमंत्री रोएं तो ऐतिहासिक। बात यहां नहीं रुकी। ये मोहतरमा आज तक में काम करती हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान आंदोलन की आखिरी रात। ये लगता भविष्य देख सकती हैं। इनको उसी वक्त पता चल गया था, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं से फोन आ गया था कि हमें इस तरह से कवरेज करना है, इस तरह से खबरें दिखाना है। जी हिंदुस्तान, टिकैत की आज निकलेगी हेकड़ी, बताइए ना। आपने तो ये चला दिया, अब हेकड़ी किसकी निकली? क्योंकि बाद में जिस दमथम के साथ पुलिस वहां पहुंची थी, पुलिस फिर गई राकेश टिकैत के पास और उनसे कहा, नहीं आप बैठे रहिए यहां पर, हम तो सिर्फ आपका हालचाल पूछने आए हैं। यही नहीं, तमाम डीएम्स ने उन्हें फोन भी लगाया, नौकरशाहों ने फोन लगाया कि आपकी सेहत ठीक है। तो कृपया बताने का प्रयास करें जी हिंदुस्तान कि हेकड़ी किसकी निकली है। प्रोपेगेंडा चलाते हैं बेशर्मी से। रजत जी, किसान नेता पूरी तरह से बदनाम हो चुका है। आप मेरे बॉस रह चुके हैं, मुझसे वरिष्ठ हैं। बदनाम हो चुका है, यह सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा रजत जी, कि आप कहां थे और कहां आ गए। ये सज्जन, इनके बारे में तो क्या कहा जाए। कल तक जो बक्कल खोल रहे थे, आज आंसू बहा रहे हैं बड़े बेआबरू होकर। ये सज्जन खुद न जाने कितनी बार बेआबरू हो चुके हैं, इनकी तो बात ही ना की जाए तो बेहतर है। इसके बाद कासगंज में झूठी खबर प्रसार करने वाला पत्रकार क्या कह रहा है? आंदोलन का तंबू उखड़ गया, दंगल 5 बजे। जी हां, अपने आप में दोस्तों, इन लोगों ने मानो एक किस्म की सुपारी ले रखी थी। सरकार के एक पूरे एजेंडे को ये लोग सामने चला रहे थे, जिसके चलते वो जो है टारगेट कर रहे थे किसानों। आज वो भी दिन आ गया है दोस्तों, जब हम भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड को एक्सपोज करें। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि खुद अमित शाह कुछ और कह रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और कह रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो डिगे हुए थे कि ये कानून नहीं हटाए जाएंगे, और आज उन्हें झुकना पड़ा है चुनावों में खराब नतीजों की आशंका को देखते हुए। यह शो मैंने किया था दोस्तों बीजेपी के दोहरे मापदंड पर। देखते हैं। एक तरफ तो गृह मंत्री अमित शाह यह बयान देते हैं जो आपके स्क्रीन पर है कि हम किसान भाई बंधुओं से बात करने को तैयार हैं, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। वाकई एक सकारात्मक बयान गृह मंत्री अमित शाह का। मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, और मन की बात में वो ये स्पष्ट कर देते हैं कि जो किसानों के लिए हम नए कानून लाए हैं, उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। यानी कि प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं इसे अहम का मुद्दा बना दिया है। किसान आपसे यह नहीं सुनना चाहता कि उस किसान बिल के क्या फायदे हैं। आप एक देश एक मंडी की बात कर रहे हैं, मगर हर राज्य के किसान की अपनी तकलीफें हैं। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपके अपने मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अपने मुख्यमंत्री, एक अनाज एक मंडी की बखिया उधेड़ रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। मगर सबसे पहले मैं आप चाहता हूं कि आप सुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में क्या कहा, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार इस मुद्दे पर नहीं झुकने वाली। सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। तो मोदी जी ने कह दिया कि किसानों के लिए जो हम बिल लेकर आए हैं उससे कोई बेहतर काम नहीं हो सकता। यह बात अलग है। उस बयान में आपने देखा कि उन्होंने यह कहा कि संसद ने इसे पारित किया। तो मोदी जी, देश को आप यह भी बता देते कि आपने संसद में इसे किस तरह से पारित किया। जो तस्वीरें आपने मन की बात में लगाई, ये तस्वीरें भी डाल देते कि किस तरह से आपने सांसदों के साथ चर्चा किए बगैर, इसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भेजे बगैर उसे ठूस दिया। किसी भी स्टेक होल्डर से बात नहीं की, किसान से बात नहीं की। वो किसान जो लगातार ये कह रहा है कि इस बिल को लाने की क्या जरूरत थी। क्या आपने इन तमाम मुद्दों का जिक्र किया?
कि किस तरह से आपने इस बिल को ठूस दिया और फिर रात भर राज्यसभा और लोकसभा के कई सांसद इस तरह से महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरना दिए बैठे थे। तो एक तरफ तो आप बात करने की बात कहते हैं कि हम किसानों से बात करने को तैयार हैं, मगर दूसरी तरफ आप इस बिल को अहम का मुद्दा बना देते हैं। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा, किसानों ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। किसान प्रतिनिधियों की मैं आपको दो बातें सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले अड़तिया वाली बात, यानी बिचौलिए वाली बात। यहां पर आप सुनिए किस तरह से किसानों के प्रतिनिधि बता रहे हैं कि देखिए, पंजाब में अड़तिया का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये कोई समस्या ही नहीं है, बिचौलिया का कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार के साथ क्या दिक्कत है कि वो रक्षा मंत्रालय या डिफेंस डील में बिचौलिए का इस्तेमाल करती है और कॉमर्स मिनिस्ट्री में बिचौलिए का इस्तेमाल करती है, लिहाजा उसे बिचौलिया एक बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत वाजिब बात है। वो कहते हैं कि जी हम तो बिचौलियों को निकालने के लिए हमने ये कानून लाए हैं। तो हम कहते हैं डिफाइन बिचौलिया। हमारे पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वहां पे जो आड़ती है वो क्या करता है, हम ट्राली लाते हैं, वो खाली करवाता है, उसको उसकी सफाई करवाता है, उसको रेट लगवा के खरीद एजेंसी से फिर उसको बोरियों में भर के उनको ट्रांसफर करता है, तो सारी पेमेंट लेके किसान को देता है। अगर वो 1500 रुपए खरीदे और 1925 का बिल बनाए फिर तो बिचौलिया हुआ। उसने ये सारी सर्विस दी, उसके लिए उसने अपना कमीशन ले लिया, ही सर्विस प्रोवाइडर। तो यहां आपने सुना कि बिचौलिए की समस्या पंजाब में इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अब आगे सुनिए, सरकार दरअसल निजी मंडियों को, प्राइवेट मंडियों को बढ़ावा दे रहा है, और वो सरकारी मंडी जो कि एपीएमसी के हिसाब से चलती है, जहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी किसान को होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी किसान को होती है, उन सरकारी मंडियों को धीरे धीरे फेज आउट करने की बात हो रही है। सरकार कह नहीं रही है, मगर जब आप निजी मंडियों को बढ़ावा देंगे जहां किसान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है वो उसकी तरफ जाएगा। अब आप सुनिए व्यावहारिक समस्या क्या है किसान को लेकर, जो ये किसान प्रतिनिधि बता रहे हैं। सुनिए इनकी बात। एक्चुअली कोई पाबंदी है नहीं, अपने कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए उन्हें और कोई लॉजिक नहीं मिलता था, तो कहा कि हमने तो जी एक देश एक मंडी दे दी। रियलिटी ये है कि एक देश दो मंडियां बना दी। एक मंडी है विच इज गवर्नड बाय एपीएमसी एक्ट, किसी कानून के तहत 100 साल से वो काम कर रही है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हर किसान को उसकी समझ है। एक मंडी जो इन्होंने बनाई उसमें कायदा कानून ही नहीं, कोई भी आदमी उसे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, वो सिर्फ अपने पैन कार्ड से या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अधिकारित डॉक्यूमेंट है उससे कहीं भी कितनी भी क्रॉप किसी किसान से खरीद सकता है, खेत से खरीद सकता है, घर से खरीद सकता है। इसका मतलब ये हुआ कोई अमीर आदमी 4 गांव की गेहूं खरीद के ले जाए, बाद में पेमेंट ना करे, कोई प्रोविजन नहीं कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। सिर्फ एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम भी कुछ नहीं करेगा, वो रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा। रिकंसिलिएशन बोर्ड जिस पार्टी की सरकार होगी उसके लोगों का होगा, वो अपने अपोनेंट को हरेस करेंगे। बात यहां नहीं रुकती। आपने क्या कहा था? एक देश एक मंडी कहा था ना आपने, प्रधानमंत्री आपने ये बात कही थी। अब आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहे हैं, सुनिए। हरियाणा की अनाज मंडियों में बाजरा 2150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में 1300 के भाव पर बाजरा बिक रहा है। इसलिए वहां से बाजरा लाकर हरियाणा में बेचने की शिकायत मिल रही है। वहां का बाजरा यहां बिकने नहीं दिया जाएगा। राजस्थान का किसान अगर हरियाणा में बेचना चाह रहा है तो यह बिकने नहीं दिया जाएगा। ये किसी और के शब्द नहीं हैं, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के शब्द हैं। अब आप मुझे बताइए कहां गया आपका एक देश एक मंडी वाली बात? देखिए, विरोधाभास सरकार के स्तर पर दिखाई दे रहा है, और मैं आपको लगातार बता रहा हूं। और सबसे खतरनाक खेल, जो सियासी खेल खेला जा रहा है किसानों को बदनाम करने के लिए। इक्का दुक्का लोग अगर वाहियात बयान दे रहे हैं तो क्या वो किसानों के आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? मैं जानता हूं बीजेपी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जीभ लपलपा रही है
कि किसानों को बदनाम कर दो, हिंदू सिख बना दो और शायद हमें पंजाब के चुनावों में फायदा मिल जाए। यह खेल मत खेलिए, क्योंकि 80 के दशक में यह खतरनाक खेल कांग्रेस खेल चुकी है भिंडरनवाला के साथ, जिसका परिणाम हमने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की शहादत के तौर पर देखा था और 1984 के उस जनसंहार के तौर पर देखा था, जो आजाद भारत का सबसे बड़ा नरसंहार है। यह खतरनाक खेल मत खेलिए। हमारे सामने दो मिसालें हैं दोस्तों, शाहीन बाग का आंदोलन, शांतिप्रिय और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर। सरकार में अब भी हिम्मत नहीं है दोस्तों कि CAA के जो है वो लागू कर सके, नंबर 1। नंबर 2, किसान, इस पर सरकार को झुकना पड़ा है। इसके पीछे का मकसद न सिर्फ सियासत है दोस्तों, बल्कि मेरा यह भी मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो फजीहत हो रही है। आपको याद होगा दोस्तों, गायिका रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, इन तमाम लोगों ने इस मुद्दे पर जो है बहुत मुखर होकर अपना बयान दिया था कि जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप उन्हें इंटरनेट तक प्रदान नहीं कर रहे हैं। यह कैसा आंदोलन है? तो और मुझे याद है उसके बाद इन लोगों ने एक शगुफा छोड़ दिया था कि एक टूल किट है, खालिस्तानी टूल किट, जिसके चलते भारत को टारगेट किया जा रहा है। दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में दिशा रवि को छोड़ना पड़ा और अब उनके खिलाफ जो है केस उन्हें हटाना पड़ रहा है। तो इन्होंने साम दाम दंड भेद से किसानों को हर कीमत पर टारगेट करने का प्रयास किया, मगर हकीकत यह है कि यह सरकार सिर्फ चुनावों की भाषा समझती है। यह 56 इंच वगैरह कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ चुनावों की भाषा समझते हैं, सिर्फ वोट की भाषा समझते हैं। और मुझे गर्व है दोस्तों कि न्यूज क्लिक ने किसानों के इस आंदोलन की बारीकियों को आप तक पहुंचाया। हम किसानों के साथ रहे, हम उनके आंदोलन करने के हक के साथ रहे, और इसलिए रहे क्योंकि हर शख्स को आंदोलन करने का हक है, और अगर कोई आंदोलन करेगा तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें देशद्रोही बता देंगे। एक बार फिर मेरे किसान भाइयों को दिल से मुबारकबाद। नमस्कार। Despite 8 rounds of talks with the farmers regarding this farm bill, because right now the 9th round of talks is going on. How do you see this impact? Farmers are not in a position to understand the government, or the government is not able to understand the position of the farmers. The farmers are planning for a massive rally, tractor rally on 26th January. I do not know exactly what is it that is really upsetting the farmers of Punjab and Haryana. The policy doesn't seem to disturb the farming community here. I've spoken to many of them, they don't feel that way. So what I feel is there may be specific concerns in different areas of the nation or different states of the nation. So it is important, I feel, because it's come this far and unnecessarily the farmers are sitting on the street, causing great inconvenience to rest of the citizens and a lot of torture to themselves. And the government is also not able to function properly because of these protests going on endlessly. So I think it is best that that these laws are made as a recommendation for the nation, and every state, it is best that they try to explain to the state leadership what is the significance of these laws, what sort of investment it will bring into the states, what kind of development and infrastructure will happen, the cold chains and the value addition infrastructure that could come out of this. And if the states wants to regulate, if they have fear of corporations or corporates taking over agriculture, the states can have amendments to control those aspects. In each state the concerns may be different because the agriculture itself is different. So I feel that would be the way forward, but right now it's unfortunate that so many people are unnecessarily suffering. I feel it's a large-scale misunderstanding. I'm not saying on any one party. I think somewhere they didn't read it right and these people didn't understand what they're saying. And now Supreme Court has entered, and unfortunately we are kind of making all major institutions which matter for this nation kind of insignificant with this kind of debates and discussions going on everywhere and everybody having a pot shot at it. I feel it's time that the government makes this law into a recommendation, and every state can make their own amendments as they want, consulting their farmers according to their requirements. I see this as a way forward.
For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Hello and welcome to People's Dispatch. In India, a massive farmers' agitation is going on where tens of thousands of farmers are camped on the various highways connecting the capital city New Delhi to the rest of the country. These farmers are demanding that the far-right Narendra Modi government repeal the 3 agricultural bills that were made into laws earlier this year. To talk more on this issue, we are joined by Ashok Dhavle, who is the president of the All India Kisan Sabha, which is a national-level farmers' organization affiliated to the Communist Party of India, Marxist, and it's also one of the primary organizations mobilizing the farmers for this struggle. Thank you for joining us today. So can you first briefly tell us about these bills, these laws themselves, which are so worrying for the farmers that it is causing them to agitate in this cold weather and in the middle of a pandemic? See, all these 3 laws that have been very undemocratically got passed in Parliament by the Modi government, they are first of all totally anti-farmer, anti-people and pro-corporate. That is the bottom line of these laws. The first law is regarding they want to actually eventually totally do away with the existence of the APMCs, that what we call the mandis, and start private mandis that is be led by Ambani, Adani and all these other big corporates, both foreign and Indian. So they want a parallel structure where the farmers can sell, and the APMCs which are there will slowly be gone out of commission. That is the intention of the first act that they have passed. The second act is about totally encouraging contract farming all over the country, and they have given a certain listings of rules, etc., which are all very heavily weighted against the farmers and in favor of the corporates who will be doing the contracting. That is the second important act. The third important act is the amendments to the Essential Commodities Act, which means that where there was earlier limit to the stocks that the traders can hold, now they have removed all the stocks on rice, wheat, all other cereals, pulses, cooking oil, potatoes, onions. So therefore now the corporates and the big traders have no this thing regarding keeping stocks. They can keep as much stocks as they want, and this will lead to tremendous black marketing, which used to happen earlier before the Essential Commodities Act was actually promulgated many decades back. So that amendment is removing all the stock barriers, etc., and this is going to affect not only the farmers but the people as a whole, because the cost of all this is going to rise tremendously, and therefore the people who are buying all these goods, that means the consumers in both cities and rural areas, are all going to be very badly affected. So these are the 3 laws which they have passed and which are actually affecting the farmers very badly. None of these laws they are mentioning that the purchase should be at the MSP. The word MSP does not occur in any of these laws at all. That is one. Apart from that, the whole weightage of the laws is basically favoring all the corporate lobby and against the farmers, and that is why the farmers' bodies have all come together. More than 500 farmers' bodies have come together now under the banner of the Sayukta Kisan Morcha, and they are now actually agitating at the Delhi borders in a very huge way. And multiple talks have been held till now between these farmers groups and the government. And another round is scheduled for later today. So what has been the government's response so far? What has been discussed in these talks? What are your key demands and what are you expecting today? See, in the very first talks, there was nothing that the government offered. In the second talks, they tried to say that, okay, we will make some amendments in the laws, minor amendments, etc. Then yesterday, we had a meeting of the leadership of the Sayukta Kisan Morcha at the Singhu border. And there unanimously all the farmers organizations decided that there is no question of accepting any amendments. We will not be satisfied until there is a complete repeal of all the laws. That was the unanimous opinion yesterday. So therefore today, in the talks that will be happening with the government, the whole Sayukta Kisan Morcha delegation will take the stand that there is no question of amendment, because the entire laws are flawed.
all the laws are very heavily weighted in favor of the corporate lobby, and therefore just making some tinkering in those laws in the form of amendments is absolutely not acceptable. We will not rest until all the 3 laws are repealed. That is going to be the stand of the farmers' organizations today in the talks with the government. So now let us see what happens in the talks today. And one of the main criticisms that has been pointed out by the farmers is that these laws will lead to the eventual dismantling of the APMCs, as you mentioned earlier. But the government has been countering, saying that this is not going to happen. The APMCs are still going to exist. So then, what can you tell us about that? Then the government is asking, what is the reason for farmers to agitate? So what is the farmers' response to that? See, the response is this: they are making all these statements. Now, if the APMCs are not to be dismantled, then what is the need of the law itself? That is the basic point that we are raising. If you are going to continue with MSP, if you are going to continue with APMCs, then why do you at all bring in a law which actually leads to dismantling of APMCs and gives a full weightage to the corporate lobby to indulge in agricultural trade? That is the basic issue that we are raising. Therefore, if you are saying that APMCs will remain, etc., then you just repeal the law, simple as that. That is the main point that we are saying. You understand, the government is very actually double fogged. They say on the one hand APMCs will remain, but the effect of the law will be eventually to dismantle the APMCs. That is what the farmers realize very well, and that is why they are taking such a stern stand on this issue of the repeal of the laws. Can you also tell us about the vilification campaign that is going on, about these farmers, that there's only a certain state which is protesting, Punjab, and these are raising other anti-nationalist demands as well. All sorts of things being said to derail the movement. Can you tell us more about that? See, these are all canards being spread by the BJP and RSS against the farmers' movement. Number one, on the 26th of November, we know that there was a whole nationwide upsurge. It was not limited only to Punjab and Haryana. The entire country, the working class and the farmers came together. The working class came together for an all India strike on the 26th of November. They were protesting against the 4 labour codes that were passed in Parliament just after these 3 farm acts were passed. Now these 4 labour codes are absolutely again totally anti-working class, totally promulgated to help again the corporate lobby. So therefore the working class was protesting against that all over the country in the form of an all India strike. They came on the streets also in millions of numbers. All the farmers' bodies had given a call for an all India road blockade on the 26th of November. Now this happened in several thousands of places all over the country. Not only in Haryana and Punjab, but all over the country there was huge upsurge of farmers against these 3 farm acts. So therefore that is one major point that must be understood, that on the 26th of November the entire farmers of the entire country rallied against the farm acts. That's number one. Not only that, you see, now after that we had given a call for intensification of the agitation all over the country. So right from 1st December we are seeing all over the country huge actions are taking place. Now day before yesterday I was in Maharashtra. 3rd December we had given a call for very big actions all over the country. The All India Kisan Sabha, the All India Kisan Sangharsh Coordination Committee and the Sayukta Kisan Morcha, we had all given a joint call for big agitation. So there in Maharashtra and all over the country, thousands and thousands of farmers came on the streets even on the 3rd of December. So this is a nationwide struggle, number one. Of course, there is no doubt that the farmers from Punjab and Haryana, especially Punjab, have taken part in a massive way. And before the vilification campaign, let us just point out this. The way that the central government and the Haryana government, both of the BJP, have dealt with these farmers coming from Punjab and Haryana, such a thing is unprecedented in the history of independent India, because the government has been acting as if it is waging a war against the farmers, and that is exactly what was seen at the Haryana border, where they employed tear gas shells, where they employed water cannons, where they put up barbed wire, they put up barricades, they in fact dug up the highways 10 feet,
to create those trenches so that the farmers and their tractors and trolleys could not come. And they also arrested hundreds of activists in Haryana. So this entire repression by the BJP central government and the Haryana government is something unheard of in our country for the last several decades. So therefore, they are actually waging a war against their own people, and that is the main point that we are stressing in all our this thing in all over the country. So therefore, all these tactics are being employed to vilify the farmers movement, but they will not wash, because everybody realizes that this is not going to be successful anymore. This is a main line, this thing of the farmers who are coming on the streets, and lakhs of lakhs are there now in the Singhu border, Tikri border. Now we have seen the farmers from Uttar Pradesh and Uttarakhand having come to Ghazipur just outside Delhi. So that highway is also being blocked, etc. So therefore, there is a upsurge now which was never there before for the last several decades, and where all the farmers organizations have actually sunk all their differences, political and otherwise, in favor of this united struggle. So therefore, these vilification things will never wash. There is no doubt about that. And finally, can you tell us about the struggle so far? How have all these different organizations managed to organize and come together? And also, what's next? If the demands are not heard today by the government, then what are the next steps the farmers are planning? How long are they prepared to stay here for? See, this will be, from our point of view, a prolonged struggle. Unless the government repeals these laws and withdraws the electricity bill. That's also a very dangerous bill, because it in effect removes the cross subsidy given to farmers and to the ordinary people staying in the jhuggi jhopdis of Delhi, of all over the country, etc. And they are trying to see to it that the industrialists and the people and the farmers are given a similar rate of electricity tariff. So that is the whole law, and also totally encouraging privatization in the electricity sector. So that electricity bill 2020 has been placed. It's not yet made into an act. So that is another of our demands over here, that withdraw the electricity bill 2020. So this now will be a long drawn struggle. Yesterday we held a press conference where we have given a call for the 8th of December as a Bharat Bandh all over the country in support of the agitating farmers. So therefore, we are intensifying the struggle much more. We are giving calls to all the nearby states to mobilize in even greater strength in and around Delhi. So that call also has been issued yesterday. The Nation for Farmers, led by P. Sainath and others, they are mobilizing intellectuals, cultural artists, literary figures, and so many other people from the middle class to come and stand staunchly in favor of the farmers. So that front is also doing extremely good work all over the country. We are prepared, the farmers over there, Punjab and Haryana, they are saying that we are willing to stay here for even 3 months or 6 months if the need be, because we are not going to go back without a repeal of these laws. So that is very clear now, and this actually the numbers at the border, both Singhu and Tikri, they are actually growing day by day. I mean, farmers are actually coming even more in thousands every day and are converging over there. So therefore, if the government thinks that all its these maneuvers and all will help to sort of dissipate the struggle, they are dead wrong. It will never happen, and the farmers are extremely angry at the entire neoliberal policies of the government, which is leading to these kind of laws, number one, and they are also very angry with the kind of repression that the BJP RSS government has rained on them as a result of this their whole strategy. This time they are coming into a lot of trouble, because they tried it with students, they tried it at the Delhi riots, they tried it at the CAA, anti-CAA, NRC agitation. But here it is the mainline farmers who are actually coming into the path of struggle, and they realize that going for repression beyond a point, that will be very counterproductive to them all over the country, and therefore all this, they are on the back foot. Today the government is very clearly on the back foot, and we will have to just push forward the advantage even more all over the country, because this started as a national struggle and it will have to be intensified as a national struggle in the days to come.
Thank you, Comrade Dhable, for talking to us today. And that's all the time we have. For more news on the farmers' struggle, keep reading and watching both People's Dispatch and NewsClick. Cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de Europa. Hello and welcome to NewsClick. Today we have with us the well-known journalist who's been covering farmers, marches, struggles for a very long time, and of course rural India's issues. Is Sainath with us. Sainath, you've been watching this scenario for a very long time. This is something which has been your passion. Tell me, what is the new set of measures the government is introducing, including the APMC abolition bill? What does it mean for the farmers, and why is the government doing this? I think the government is pretty much bringing in a set of measures that continues or takes forward and much further the process we began in 1991. Now, very briefly, just these three measures. One, you have this APMC Act, which posits the APMC as the center of the evil empire, enslaving farmers and holding them, in subjugation from which they need to be liberated, and of course, liberated by the corporations. So this is one act. The second is that in the sphere of contracts, you have a bill that's all about written contracts without mandating written agreements. Now, I'm not saying that a written agreement is going to make it much better. The point is, where in this new system, where in these ideas of the contracts, is the farmer's interest made supreme? There is absolutely nothing restricting a farmer anyway from getting into a contract with Monsanto's front company or with PepsiCo or anyone. There's nothing to stop that farmer from doing that. Okay? It's a free country, as many have said on this issue. But what is it? The farmer enters these contracts on a weaker position, from a no bargaining power position, and is up against some of the mightiest companies in the world. You've seen in the last year or so, when PepsiCo sued a bunch of Gujarat farmers for 1 crore, on claiming a violation of its intellectual property rights. A public backlash and farmer resistance beat them back, but it's not always going to happen. You're looking at a situation. Then the other thing is the new contractors, the tough new contractors, the large giants, they don't give a damn about violating the contract because they know there is precious little the farmer can do about it. And in any case, this system, the new act, it forecloses the option of the farmers to seek, in the civic courts, to seek some kind of redress. There is a bar on jurisdiction of the civic courts, as far as I understand what there is in that thing. And even if you manage to get a legal process, where are, say, I am the corporation and you are the farmer. I say, Prabir, I'm going to give you 8,000 rupees per quintal for your produce, and this is the contract. And halfway through, I say, sorry, world prices have dropped. You're going to get 3,500, take it or leave it. There is virtually nothing you can actually do about it. There is nothing that forces them to pay up. In the act, there are things about fines on them, which mean nothing to them. There are trivial things that they will just discard. The third one
is about the new or amended Essential Commodities Act. And this new Essential Commodities Act essentially tells you that all these commodities are no longer essential, except under extraordinary circumstances, pitched at a level by the government so high that they are unlikely to ever be met. So you really have a lot of action further gutting farmers' access on the issues of MSP, on stability in price. Here's a very simple thing. What are the farmers demanding everywhere in the country? They are demanding an assured price. They are demanding stability. Yeah, that is, and which of these acts offers them either of that? It offers them volatile fluctuation. It offers them depression of prices. Okay, but let's probably take this APMC thing. It's actually at one level quite entertaining how many people are falling for a most stupid and discredited principle, which is essentially free market as freedom and state support as slavery. The state giving supports to corporations, that's incentives. Yeah, state giving support. Tax breaks. Yeah. That's also incentive. Tax breaks, outright grants. Please, in 2013, the UPA government started a thing called the Million Farmer Project. You remember it? In which corporations were brought in, specific corporations, I'll name them for you. 3,500 crores outright grant, another 4,000 crores allocated under various heads for it. These corporations were to take up so many thousand farmers each and train the farmers, poor guys, ignorant ones, into how to conduct agriculture. So ITC Kolkata was going to teach farmers in Tamil Nadu how to grow better ragi. You know, they were going to teach them how to grow ragi, which of course the poor farmers of Tamil Nadu have little experience of, just 2,000 years or so. And so you had ITC farmers, Ambani farmers, Tata farmers, you name it. Nothing. Every single paisa went down the drain. The idea that private capital was going to come in with this incentive and start doing things to help farmers do better, that was nonsense. But come back to this point. APC as evil empire, the deadly monopoly. The APMCs came into being as an attempt to break that very monopoly of sahukars, commission agents, traders, and other parasites as well. In fact, originally it was really the big traders who corner food stocks when the farm produce hit the market and then depress the prices, and then of course later on hoard them and sell at high prices. This was the post-independence phenomena at which I think Nehru has once said, I want to hang the black marketers from the lampposts. That was the mahal, the environment within which this act really came about. And what they're doing is really going back, it seems, to the fact that the traders will now dictate to the farmers what they could not have, they have not been so successful in doing because of MSP, because of government procurement, and of course because of regulation. And if you look at that act, you know, they are actually claiming that we are doing this with a view to increasing the income of the farmer. Now, farmers were never under any restrictions under the Essential Commodities Maintenance, Essential Commodities Act. They were never under any restriction from stockpiling their own produce. The restrictions were precisely for those big traders, those money lenders, those hoarders and black marketeers, agribusiness, corporations. That's who the restrictions were for. Now they are completely lifted and will only be brought in under extraordinary circumstances. It now means
that the big players, the corporations, the agri-business can stockpile without limit, which allows them to manipulate prices downward in the case of the farmer, upward when it goes to the market. Any peasant in the world, in any country, will tell you one axiom of farming. When the produce is in the hands of the farmer, price falls. When the produce shifts to the hands of the trader or intermediary, the price goes up. The difference now, Praveen, the mahal in which that act came, there were thousands of traders across the country who were subjecting the peasantry to this kind of torment. The aim now is to simplify that and reduce it, the control, to that of half a dozen companies and corporations. Now, how are these corporations going to function if they're able to? Because I'm not so sure that the government's intent will succeed immediately. It will create chaos, in my opinion. But what the companies will do when they move into the field is if there were 10 of those old intermediaries, they will incorporate, integrate, recruit 3 out of those 10. Yeah, because there are going to be other intermediaries above them handling them. They don't need 10 guys. They will take 3 and integrate them into that. The new intermediaries, Prabir, are going to be wearing Armani and Gucci's. That's another significant difference. And if you look at what you are saying, what it means is, for instance, we have now Armani enter retail in a very big way. They will procure directly from the farmers using the intermediaries, Armani, Gucci, or anything else otherwise, and that will be the ones then who will also enter into contract farming. So what you're really trying to do in this is to hand over farmers to the big capital that now sees in agriculture a stake and also sees in retail a stake, which Indian big capital earlier did not. So it's actually going to cut away from both the share they now hold, and effectively both at the level of the farmers and at the level of the traders, what you said, that is going to thin out. In terms of the traders will thin out, and effectively you will get then Armani and others also entering this particular sector, along with what PepsiCo and others have done earlier through contract farming, as you talked about Gujarat and Punjab. The same as they are doing in every other sector, with one major difference. It's the same what they've done in health, in education, in banking, trying to create those super banks. Why do you have so many of these small banks? Things like, now they're trying to kill the Bank of Maharashtra, a profit-making bank that has been repeatedly looted by the likes of Vijay Mallya and co. But there is one big difference between what's happening in agriculture and in those sectors. In agriculture, you're not breaking down some great evil public sector. Agriculture is the biggest private sector in the country. You're breaking that down, despite your commitment to private enterprise, entrepreneurs, everything. You're breaking down India's biggest private sector to favor monopoly corporate sector. That's the crucial issue here. That's the crucial issue here, which is something which is being sort of obfuscated by talking about freeing the farmers. Yes, you're freeing the farmers in order to hand them over to reliances of the country. But Prabir, I'm saying even the freeing of the farmers, I find this very funny because the bulk of agricultural marketable surplus never was transacted through the APMC. To this day, the bulk of marketable surplus, the farmers across the country part with it at the farm gate. Probably the farmers of Kalahandi have pledged their crop of 2023 to some sahukar. Okay? They've pledged the crop of 2-3 seasons from now because they've got to eat now. The question of an APMC doesn't arise for them. I desperately wish it did, but it doesn't arise for them. You see, who are they enslaved by? Not the APMC, which does not cater to enough farmers. Okay. Now the Prime Minister says, and I want to, this is a very important suggestion I have to make for Mr. Modi.
he has repeatedly made two claims. Okay, he has been very angry about his integrity being questioned on this. I'll come to the chronology of this government's adherence to MSP, minimum support price, and farmer income later. But Mr. Modi has repeatedly made two claims, and I would offer him a way out that will make him a hero. He has repeatedly made two claims. One, MSP is here to stay. There will be no doing away with it. And twice, I will double farmers' incomes by 2020. I wish I had $100 for each time he has said this. Yeah. If this is the case, if Mr. Modi is standing personal guarantee for that MSP and the doubling of the farmers' income, all he has to do is to introduce a 5-paragraph bill in Parliament, which will be supported by every single member of Parliament. He wouldn't have to silence criticism in Parliament anymore, because there would be very little criticism. If he put up a bill saying, why not introduce a bill guaranteeing these two things? Let there be a bill saying MSP, as understood by the Swaminathan formula, which the BJP promoted and pointed to and campaigned on and promised in 2014, MSP as per the Swaminathan formula stands guaranteed, and no transactions in Indian agriculture can take place below the MSP price, and MSP will be extended to other essential vital products. And secondly, announce a cancellation of farmer debt and farm laborer debt, because there is no way you will double the incomes of those who are drowning in debt. So you do these two things. 5 paragraphs you put down and put it. All those MPs will come back, and and all those MPs, all those political parties, and those farmers will be on the streets to celebrate your action. You ran through those 3 bills with such ruthlessness and hardship. This would pass like a breeze. Sainath, as you know, during emergency was the Congress, Mrs. Gandhi's regime's guest. And I had, at that point of time, close contact with a lot of the later leaders of the Janasangh and now BJP. And their ideology from the beginning was clear. We are here to help Indian capitalists. We are not here for essentially helping the state build an Indian economy. We believe the Indian capitalist will build that economy. The state's task is to help the Indian economy, and effectively, by helping the capitalists, effectively, if you see the policies, each one of them, hidden behind all of the rhetoric, is the fact that some capitalists or some capitalist is going to benefit out of the measures that are being taken. You raised the issue of MSP. MSP, the farmers' demand has been something else. They wanted, as you said, Swaminathan Committee's report as a base. But MSP procurement has gone down significantly in the last couple of years. Precisely. And that is the whole point. Let me give you a concrete example of how that has been managed. By the way, first by the Congress government and later by the BJP. That 5-paragraph law that I am suggesting would include a guarantee on procurement. It would, because say what has happened in the crisis in Maharashtra, for instance. I've seen that for 15 years with Mr. Vilas Rao Deshmukh and others. What they did very often, Prabir, was to announce a high MSP. Then you open the centers late into the season, and that farmer is so desperate, he sells it or she sells it to the first person they meet because they need to eat. So they sell in desperation because the procurement centers are opening 20 days late or more. Then they open half the number of centers required. If you need 350 in a region or in a state or whatever, you open 200.
or 180 or something. And then you close the procurement, the centers, 15, 20 days before the season is over, leading late arrivals coming to the market are therefore channeled away towards private trader. But okay, so this is exactly how the game they've played with procurement in state after state, state after state, except in some states where there is a system that has worked to some extent, like Punjab, Haryana, and Western UP. But there's yet other stuff to be considered in this. Probably when we had an earlier discussion, very early during the pandemic, I had pleaded on March 25th, 26th, I had pleaded that this season, every farmer should grow food crop because of the crisis that is coming. Believe me, it's coming, it's going to be very big. On the one hand, you have, I don't want to disconnect these three acts from the rest of the circus in agriculture and from the larger social developments. You have 100 billion tons of food grain lying there in your buffer stock, yeah, which you are not distributing except at the rate of a piddly 5 kilograms per person. For a working person, a laboring person, how much time would it take for that to disappear is one question. The second is that if you have that 100, the only major announcement, the cabinet, and such a thing I believe still exists, in a cabinet, the only thing it said on April, that was April 19th or 20th, relating to the food stocks, was that the cabinet of Mr. Narendra Modi passed a motion agreeing, allowing large rice stocks, no cap mention, to be converted into ethanol to make hand sanitizer. That was the only thing they did. Now, what's going to happen? Of course, a lot of it will go into, a lot of it was also meant to help the 128 grain distilleries in this. Yes. And of course, petrol and fuel as well, hybrid fuel. However, what do you think is now going to happen to that grain? You've got 100 million tons up there. You've got no way of storing it. Remember, we've been here before, Prabhi. 2002, Mr. Vajpayee's government, Mr. Shanta Kumar there, all of these people there. There were huge protests as India exported grain at prices lower than that which it was willing to give its own poor people. Now, what quality of grain could they export? The best. No. Then? Actually not. No, because I'm saying there were a lot of that poorer quality grain meant for poor people was exported as cattle feed. Cattle feed. It was exported as cattle feed. That was when Zavandia Sahab and I were saying that, the cattle of Europe and USA are the most food secure creatures on the planet. At what prices? And they were getting, and the cattle there were getting subsidies at the rate of $3 a day in some of those countries. That's when Zavandia Sahab said, the dream of the Indian farmer is to be born a European cow. We are there again. You're going to see export of grain again. On the other hand, what I want, now there's been a global fall in income and consumption. Okay? The ILO tells you that workers have suffered something like a 60% fall in income during the pandemic. You know that is much higher for Asia, Africa, Latin America. And you know that's going to be worse for the rural areas. Now you have brought out, thanks to decades of World Bank, IMF, and our own neoliberal thinking, you have piled up huge stockpiles of cash crops. Who will buy? Maharashtra alone has 30 lakh quintals of unsold cotton. I don't know how many lakh quintals of sugarcane. Who is going to buy? And then
you repeated these crops in the Kharif season. So you're going to end up with gigantic stock. If you visit Vidarbha today, and visit a farmer's house, you're going to see rooms, not just in his little godown, but inside his or her house, rooms which are packed with cotton from floor to roof. Okay. Now tell me, he's free to sell anywhere, right? That farmer is free to sell the cotton anywhere. Who's going to buy? This is one question. The second question is, oh, by the way, last year, you exported cotton quite a bit, and more than 50% of your exports of cotton, Prabir, went to China. Good luck with that this year. And, oh, the Chinese will buy, believe me. I guess at about 1/10 or 1/8 of the price. They'll buy from anyone. But what is your situation now to get a price for that? This idea that you're liberating this farmer from the APMC and he can sell anywhere is exactly the idea of liberating the farmer and peasant and farm laborer from the drudgery of agriculture, which saw millions of them in the last 2 decades drop out of agriculture and come here to become your migrant laborers, whom we only noticed as a society when they upped and marched away from March 25th onwards. So that there also we liberated the peasant to throw him to the slavery of what? Of the factory and the middle classes without any rights, and now you are further curbing those rights. Everyone's looking at the 3 farm bills. There are also a number of labor bills. Exactly. In the channel. Now, the correct terminology would be anti-labor bills. Anti-labor bills. And the idea that farmer is free to sell anywhere. Oh yeah, I can just see that farmer in Kanyakumari leaping onto his bullock cart and dashing off into the sunset to Madhya Pradesh because he's heard there's a better price there. Give me a break. You know who's going to pick up that from him and sell. And you know what is his bargaining power between those forces that are going to pick it up from him. So yeah, there will be an APMC, there will be an MSP, and it will be meaningless because there will be no procurement. But I'm asking, what about the idea of the Prime Minister passing one 5-paragraph bill with the support of the entire farming community and every political party in Parliament? I think that's a very important point that you're raising. And it's time that all of us not only do an oppositional platform, which a lot of the groups, movements, parties are doing, but also say, well, if you mean what you say, then why don't you do this? Sainath, last question to you on this, and then we wrap up today, is what about the states? This is also taking away a lot of the states' powers as well as revenue, and this is serious encroachment of the federal structure of the country as well. I am begging state governments, please notice how one after the other, your powers, your discretion, your purview, your turf is being usurped. People were, wrong, very, very wrong in the first place in accepting the GST, which did away with the one major source of revenue that state governments had. The second thing is now with the agriculture bills. It's a state subject, but please, Prabir, and here I just have to link it to other sectors and show it as a larger process of capitalism than just 3 bills. This taking away of power from the states, it has been going on since 1991 and accelerated from 1994-95 when you got into the WTO set of arrangements that continue to exist. Whenever there was a crisis, the government would say, agriculture is a state subject. How many times did Mr. Pawar say that in Parliament? Agriculture is a state subject. But the states never were consulted by the decisions and position making and decision taking of the bureaucrats and their corporate sponsors in the WTO. So you had a very fake kind of decentralization saying agriculture is a state subject,
And now we have Panchayati Raj, that woman Sarpanch, a wonderful person, who is then blamed for larger actions of agriculture which are nowhere in her control. So the states were having their powers whittled away right from then, right from the time of the WTO arrangements. The second thing is, let's look, if this entire process is going to, as it would, whittle away at the MSP and the APMC and allow the farmer choice. Let's look at how that has worked out in two major sectors. Let's look at how it's worked out in health and in education. In health, you have one of the most private dominated health sectors in the planet, and what is your expenditure? 1.28% at best. Yeah. Now, in health also we saw this process. In fact, in the last budget, pre-pandemic, the government put up district level hospitals for private management. So you've seen the consolidation of the corporate sector in the sphere of health, and just how has it performed during the pandemic, where India is now the country with #1 ranking in the number of infections daily, maximum total infections, racing towards overtaking the USA in a month or two in number of deaths. This is what the corporate sector affinity has delivered to you. I live within walking distance of 1 and 5 minutes drive of 2 more corporate 5-star hospitals. The minimum you're going to spend on a COVID test in these 3 places is between 6,500 and 10,000 rupees. Yeah. 11 people whom I have known have died since April 5, none of them of COVID, but inability to get medical treatment from hospitals for their other ailments, kidney failure, heart failure, cardiac problems. And the experiences of people going to these hospitals, you go there, the first thing you're told, no beds available. As you're leaving the hospital, a tout approaches you who is linked to the hospital management and says, "Sahab, main to karwa deta hu, 2 lakh. This is not the price of the treatment. It's the price of entry and admission. This is the price of admission." So this is what. Now, this is what your corporate sector has done. Please notice that advanced capitalist countries like Spain and Ireland, in the first weeks of their lockdown, perhaps the first week of their lockdown, nationalized the entire private hospital structures, private medical facilities. Everything was nationalized in that first week. It was more than a month before the first government here sought 50% beds from the hospital, private hospitals. Maharashtra did demand 80%. But we are going to somehow think that these guys are going to produce different results in agriculture. In education, you've had, actually, I think the APMCs, the government schools are the APMCs of the education sector. They're highly flawed. They're extremely poorly organized, or there are all sorts of problems within them in various ways, including under the dominance of the BJP, the kind of textbooks they're given, okay, in which Hitler may have been a great man, or, all sorts of other nonsensical stuff that comes into them. How many, now with the pandemic comes, the lockdown comes, Prabir, how many girl children below the age of 15 own a smartphone? Byju's value, the value of Byju has doubled from 5.5 billion to 10.5 billion in 12 months, but most of the growth has come in the 6 months in the months of the pandemic. Now you're going to get the corporate sector tightening their grip more and more on education. The private universities have recalibrated their planning. They now know they can smash teachers' unions. They will never allow them to come. They're going to shed a lot of number of teachers and use freelancers. But Prabir, the students now have choice.
There are thousands of different schools and colleges, right, which are outside the educational APMC. Now, where the private sector and corporate sector have, now take one, I'll end with this one last product, which is entirely operating outside the APMC. Milk. Okay, Maharashtra. You saw, and I think NewsClick carried those clips of farmers pouring milk on the streets. When the pandemic came, I'm living in Mumbai, and we pay in our household 48 rupees to 60 rupees per liter, 48 rupees for cow milk, 60 rupees for buffalo milk. Because of the struggles of the Maharashtra farmers, led primarily by the All India Kisan Sabha, because of the huge struggles of in March, those farmers were getting 30 rupees out of that 48 rupees price. So the farmer's price was 30 rupees. By April, the farmer was getting 17 rupees, a fall from almost 50%, 45% from 30 rupees. But we continue to pay 48 to 60 rupees. Okay, so that's how the private sector operated. Now, education, in health, in education, you name the sector, you can look at how the corporates and the corporate sector have operated. What makes anyone think that neoliberal capitalism and the corporate world are going to achieve different results in agriculture? That's a very strong closing statement, Sainath, that if we looked around us, we would see what has already happened. And if we believe, after all these years, that this particular statement, that the farmers are being freed to be delivered to whom we don't know, that if we go by the experience that you're talking about, I think the answer is really clear, that it is going to be delivered bound hand and foot to big capital. And that is basically what this freedom is supposed to be. Thank you very much, Sainath, for being with us. And we'll come back to you on this and other issues. We still have to discuss with you another time the issue of Indian media, particularly under current conditions. Yeah. This is all the time we have today for NewsClick. Do keep visiting our website and do watch our videos. बहुत बड़ी जीत है जिस तरीके से लगातार बीजेपी ऐसे कानून लेके आई है और झुकी नहीं है, वो किसी बात के लिए झुकी नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन ने मजबूर किया है उनको झुकने के लिए। की तैयारी हो गई जी, सरकार ने रोकने में बथेरा कोशिश करा पर नहीं, अपने जोर के लाए जी पर हुण अपनी प्राप्त करके चले जिन्ना कानून बना के ना MSP की सारी फसलों पर हर भारत में सारी फसलों पर गिनती लेके फिर जाऊंगा, ये नहीं जानते रहते बेशक ऐलान करते हो ना भी यहाँ उसी के संदर्भ में जैसे किसानों का आगे प्रोग्राम था 26 तारीख का, 26 तारीख को 1 साल मनाने जा रहा था किसान, अब उस दिन के क्या मायने हैं? वो देखो किसान जथेबंदियां देखो क्या कहानी, जो अपने हमारे आगू किसान नेता वो कहूँगा इस तरह जीत उस दिन मानेंगे जिस दिन पार्लियामेंट में 3 काले कानून को रद्द किया जाएगा और MSP पर भी लिखित में बात रखी जाएगी, जो मांग किसान की है वो पूरी उसी दिन मानी जाएगी। देखो, सबसे पहली बात अगर हम लोग अपने कुंडली की बात करें, यहाँ पे हम लोग की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम लोग घर नहीं कर पाए। लोगों की मानसिक चेतना है जो वहाँ तक की सीमित थी कि हमें सिर्फ कंपनी में काम करना है। जो कानून आ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि सरकार पीछे लेगी, या सभी लोगों को ऐसा लगता था। लेकिन जब किसान आंदोलन होता है तो एक बड़ी सीख मजदूर लेते हैं और उसके बाद मोबिलाइज होना शुरू होते हैं। इस किसान आंदोलन की एक बड़ी जीत जो हमें देखने को मिली है, ये कहीं ना कहीं नए आंदोलनों को जन्म देगी और जो मजदूर आंदोलन है उसके लिए एक हिम्मत का काम करेगी कि अगर कृषि कानून वापस हो सकते हैं लोगों की संख्या के बल पर, तो लेबर कोड क्यों नहीं।
क्योंकि ये तो बहुत सरासर नाइंसाफी है कि आप 8 घंटे का टाइम बढ़ा के 12 घंटे कर रहे हो। फतेह गज के जिदी ऐथे फतेह ओदी जग ते भी फतेह ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। नहीं चलेगा, नहीं